आज हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम शार्ट में 3D भी बोलते हैं। तो 2D तो हम लोग पढ़ चुके हैं, 2D के बारे में उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हैं। आज एक नई टॉपिक 3D हम आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस किसी पॉइंट पर यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उसको हम ओरिजिन कहते हैं। तीन परपेंडिकुलर लाइंस या तीन प्लेन्स जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करें। अब जैसे देखें आप, ये ओ जो है ओरिजिन है, यहाँ पे ये तीन लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स हैं। अब ये ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड, इनके बीच, सबके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, लेकिन हम उस एंगल को इस बोर्ड पे नहीं शो कर पाएंगे। रीजन ये है कि ये बोर्ड 2 डायमेंशनल है गाइज, और ये फिगर जो है 3 डायमेंशनल है। मीन्स इसमें हम किसी पॉइंट स्पेस में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानेंगे। तो ये हम केवल एज्यूम कर लेंगे कि इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। अब आगे चलते हैं हम कि इसमें जब ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, तो ये एक्स ओ वाई हमारा ये एक्स वाई प्लेन होगा। अब जरा देखिएगा, वाई ओ जेड जो होगा वो वाई जेड प्लेन होगा, एक्स ओ जेड जो होगा वो एक्स जेड प्लेन होगा, और यहाँ पे ये ओरिजिन होगा। अब जैसे हम किसी क्यूब को बनावें, आप लोगों को देखें क्यूब को, देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। तो अब ये पॉइंट जो है हमारा ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 0 होगा। ये पॉइंट P जो है ये स्पेस में पॉइंट है, ये पॉइंट स्पेस में है। स्पेस के पॉइंट में एक्स वाई जेड तीनों होगा, तीनों की वैल्यू होगी, और जो ओरिजिन होगा इसमें एक्स वाई और जेड तीनों 0 होंगे। अब ये पॉइंट जो है हमारा ए जो है ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है। एक्स एक्सिस के पॉइंट पे केवल एक्स कोऑर्डिनेट होगा, बाकी वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इसी तरह देखिए आप, यह बी जो है वाई एक्सिस का पॉइंट होगा, वाई एक्सिस के पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, केवल वाई कोऑर्डिनेट होगा। और ये पॉइंट सी जो है ये जेड एक्सिस का पॉइंट है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, केवल जेड कोऑर्डिनेट होगा। अब देखें, ये जो है हमारा डी पॉइंट है वो एक्स जेड प्लेन में है। तो एक्स जेड प्लेन में यदि ये पॉइंट है तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और जेड कोऑर्डिनेट होगा। इसी तरह ये पॉइंट जो ई है वह एक्स वाई प्लेन में है, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसी तरह देखिए, ये एफ जो होगा यह हमारा वाई जेड प्लेन में है, तो एफ का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, बाकी वाई कोऑर्डिनेट होगा और जेड कोऑर्डिनेट हो गया। हमने स्पेस का तो बता ही दिया है, स्पेस में अगर कोई पॉइंट होता है तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी होता है और जेड कोऑर्डिनेट भी होता है। तो ऐसे अगर हम ऐसे लिख दें तो तुरंत बताया जा सकता है कि ये पॉइंट कहाँ पे होगा। देखिए, ये इसमें एक्स कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो अब आप सोच के बताइए कि जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट होगा और जेड कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, इट मीन्स ये एक्स जेड प्लेन का पॉइंट होगा। अब जैसे हमने लिख दिया 2 1 0 लिख दिया, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है और जेड कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट जो होगा एक्स वाई प्लेन का होगा। और हम ऐसे लिख दिए, इसमें देखिए 1 2 3, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई कोऑर्डिनेट भी है, जेड कोऑर्डिनेट भी है। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट होगा
वो स्पेस का होगा, क्योंकि इसमें स्पेस में तीनों रहते हैं, और बाकी ओरिजिन का तो 0 है। तो ये तो रहा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, जिसको हिंदी में हम दिक् कोज्या कहते हैं, दिक् अनुपात कहते हैं। तो अब क्या है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, हम इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है। डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हम हिंदी में दिक् कोज्या भी कहते हैं। अब इसमें एक चीज और क्लियर कर दूं कि 2 डायमेंशन में इसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई एक्सिस एज्यूम करते हैं, लेकिन 3D सिस्टम में ऐसी कोई बात नहीं है। 3D सिस्टम में हम किसी एक लाइन को एक्स एक्सिस करते हैं, दूसरे को वाई एक्सिस करते हैं, तीसरे को जेड एक्सिस करते हैं। यह ओ ओरिजिन है, यह ओ एक्स एक्सिस है, यह ओ वाई एक्सिस है, और ओ जेड एक्सिस है, और यह कोई वेक्टर ओपी जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड है। अब ये हमें इस ओपी का, वेक्टर ओपी का डायरेक्शन कोसाइन बताना है कि डायरेक्शन कोसाइन है क्या चीज। डायरेक्शन कोसाइन को हम एल, एम और एन इन नामों से डिनोट करते हैं, एल, एम और एन। तो ये जो वेक्टर ओपी होगा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कोई एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से भी एंगल बनाएगा, और जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से भी कोई एंगल बनाएगा। हम एज्यूम करते हैं कि ये जो वेक्टर ओपी है यह एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से ये बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस से ये गामा एंगल बना रहा है। तो L इक्वल टू होता है हमारा कास अल्फा, और M इक्वल टू होता है कास बीटा, और N इक्वल टू होता है कास गामा। L कास अल्फा, M कास बीटा, और N जो होता है वो कास गामा होता है। एक बार और हम ये रिवाइज कर दें, अल्फा क्या है? अल्फा वेक्टर द्वारा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनाया गया एंगल है। बीटा क्या है? बीटा वेक्टर द्वारा वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनाया गया एंगल है। और गामा क्या है? वेक्टर द्वारा जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनाया गया एंगल है। तो L इक्वल टू कास अल्फा, M इक्वल टू कास बीटा, N इक्वल टू कास गामा। और एक रिलेशन होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। इनमें एक रिलेशन होता है कि तीनों के स्क्वायर का जो सम होता है वह 1 के बराबर होता है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इस चाहेंगे तो हम इसको प्रूफ करके भी दिखा देंगे कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कैसे 1 के बराबर होता है। और अगर हम इसको साइन में कन्वर्ट करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 शिफ्ट कर देंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू 2 होती है। एक रिलेशन कभी कभी ये पूछ देता है कि इनके स्क्वायर का सम क्या होता है, कोसाइन के स्क्वायर का सम क्या होता है, और साइन के स्क्वायर का सम क्या होता है। अल्फा बीटा गामा वही चीज़ है जो हमने जिसका जिक्र पहले हम बता चुके हैं। तो अब हमें आगे बताना होगा, आगे हम बताना चाहते हैं कि इन एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलते हैं एक्सिस के। हेलो गाइज, तो हम अब ये जानना चाहते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, इनकी डायरेक्शन कोसाइन क्या है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये ओरिजिन है।
तो हम इनकी डायरेक्शन कोसाइन जानना चाहते हैं। पहले एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन जानना चाहते हैं। तो एक्स एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। एक्स एक्सिस जेड एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो L इक्वल टू हो जाएगा cos 0, M इक्वल टू हो जाएगा cos 90 और N इक्वल टू हो जाएगा cos 90। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 होगी। इट मीन्स कि एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन कोसाइन है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन 1,0,0 होगा। इसी तरह हम वाई एक्सिस का जानना चाहेंगे कि वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या है। तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बनाएगा। वाई एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। वाई एक्सिस जेड एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो L इक्वल टू हो जाएगा cos 90, M इक्वल टू हो जाएगा cos 0 और N इक्वल टू हो जाएगा cos 90। तो ये हो जाएगा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। तो वाई एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा ये 0,1,0 होगा। इसी तरह आप जेड एक्सिस का खुद ही निकाल लोगे कि जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। जेड एक्सिस एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जेड एक्सिस वाई एक्सिस से 90 डिग्री कोण बनाएगा और जेड एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो उसकी डायरेक्शन कोसाइन हो गई 0, 0, 1। तो ये तीनों एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन याद कर लेना। एक बार आप निकाल लोगे तो क्लियर हो जाएगा कैसे निकाल रहे हैं। किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो हम ये जानना चाहेंगे कि वो वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना कोण एंगल बना रहा है, लेकिन वह एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन का होना चाहिए। वाई एक्सिस से कितना बना रहा है, जेड एक्सिस से कितना बना रहा है, तो फिर कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा से हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। अब दूसरी आर्टिकल क्या है, डायरेक्शन कोसाइन पे अभी बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा और जान लें। डायरेक्शन रेशियो, जिसको हम दिक् अनुपात हिंदी में बोलते हैं, दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो। अब 3 नंबर्स ए, बी और सी, ये 3 नंबर्स हैं जो डायरेक्शन कोसाइन के समानुपाती हैं, प्रोपोर्शनल हैं। ये ए इज प्रोपोर्शनल टू एल, बी इज प्रोपोर्शनल टू एम और सी इज प्रोपोर्शनल टू एन। ये 3 रेशियो हैं। तो ए इक्वल टू आर एल, बी इक्वल टू आर एम और सी इक्वल टू आर एन। ये 3 नंबर्स ए बी सी विच आर प्रोपोर्शनल टू देयर डायरेक्शन कोसाइन। 3 संख्याएं ए बी सी जो डायरेक्शन कोसाइन के समानुपाती होती हैं, इनको हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। अब ए इज प्रोपोर्शनल टू एल, बी प्रोपोर्शनल टू एम एंड सी प्रोपोर्शनल टू एन। अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए किसी कांस्टेंट का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इक्वल टू आर एल होता है, बी इक्वल टू आर एम होता है और सी इक्वल टू आर एन होता है, जहाँ आर कोई कांस्टेंट होता है। तो अब जैसे हम किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो जानना चाहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन जानना चाहते हैं, तो हम कैसे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन तुरंत बताएंगे। तो किसी वेक्टर को लिखा जाए, जैसे हमारा यह वेक्टर अगर ए बी है, ये 2i + 2j - k है। जब यह वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो यह i का जो कोफिशिएंट होगा वह a होगा, j का कोफिशिएंट होगा जो b होगा और k का कोफिशिएंट जो होगा ये c होगा। ये डायरेक्शन रेशियो हैं। किसी भी वेक्टर में i का कोफिशिएंट जो होता है a, j का कोफिशिएंट b और k का कोफिशिएंट c होता है। लेकिन जब इस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसके माड से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो माड होगा वो 3 होगा। तो अब यहाँ
यह L इक्वल टू 2/3, M इक्वल टू 2/3 और N इक्वल टू -1/3, ये डायरेक्शन कोसाइन है। तो क्लियर कट जान लीजिए गाइज कि अगर कोई वेक्टर फॉर्म में है तो आई जे के जो कोफिशिएंट होंगे वह ABC हैं, लेकिन उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे तो जो आई जे के कोफिशिएंट हैं वो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। तो अब जैसे हमारा मान लीजिए L, M और N, A, B और C, तो किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन कोसाइन होती है वो यूनिक होती है। यूनिक मतलब वो एक ही होगी, एक से अधिक नहीं होगी। लेकिन किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन रेशियो है ये इनफाइनाइट होगी। क्यों? क्योंकि रेशियो में तो हम किसी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कांस्टेंट नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, तो रेशियो तो जितना चाहें उतना हो सकता है। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन जो होगा किसी लाइन का यूनिक होगा, अकेला होगा। अब जैसे मान लीजिए वेक्टर ए बी की डायरेक्शन कोसाइन L, M और N है, तो हमसे BA का पूछ दिया जाएगा कि BA की डायरेक्शन कोसाइन बताइए वेक्टर, तो ये -L हो जाएगा, -M हो जाएगा, -N हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर कोई वेक्टर AB अल्फा एक्सिस से अल्फा, बीटा और गामा एंगल बनाएगी, अगर वेक्टर AB एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रही है, तो जो वेक्टर BA होगा वह एक्स एक्सिस से पाई माइनस अल्फा बनाएगा, वाई एक्सिस से पाई माइनस बीटा बनाएगा और जेड एक्सिस से पाई माइनस गामा बनाएगा। तो अब निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन, तो कास पाई माइनस अल्फा जो होगा वो -L हो जाएगा, कास पाई माइनस बीटा जो होगा निगेटिव हो जाएगा। तो हम वेक्टर को अगर आपस में ये करते हैं, वेक्टर AB को वेक्टर BA करते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन के साइन जो है चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव होगा तो निगेटिव हो जाएंगे, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये तो रहा कि डायरेक्शन कोसाइन। अब इन पे कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, हम एक क्यूब पे चलते हैं। क्यूब के डायरेक्शन कोसाइन को कैसे ये करते हैं, डिसाइड करते हैं। जैसे देखें, हम एक क्यूब का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसकी हर एक साइड जो है वह A के इक्वल है। ये ओरिजिन है, यह सब साइड A के इक्वल है, ऑल साइड। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस होगा। यह पॉइंट जो होगा, यह P जो होगा वो स्पेस में होगा। अब हम कैसे सभी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे? और एक क्यूब में 4 डायगोनल होते हैं, वो 4 डायगोनल कौन कौन होते हैं, उनकी डायरेक्शन कोसाइन कौन कैसे निकलता है? क्योंकि क्यूब पे क्वेश्चन हमारे NDA में बहुत ज़्यादा आता है, JEE मेन में बहुत ज़्यादा आता है, बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा आता है, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, UP बोर्ड, सारे बोर्ड में इस पे, इसके डायगोनल्स पे, इसके विकर्ण पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पॉइंट A जो होगा वो एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट A 0 0 होगा। ये जो B होगा ये वाई एक्सिस का पॉइंट होगा, ये 0, A, 0 होगा। अब ये जेड एक्सिस कर लिया जाए। ये C जो होगा वो जेड एक्सिस का पॉइंट होगा, 0 0, A होगा। अब यह D जो होगा वो एक्स वाई प्लेन का होगा, तो A, A, 0 हो जाएगा। और इसी तरह जब एक्स वाई प्लेन का हो गया, अब यह वाई जेड, यह E जो होगा यह वाई जेड प्लेन का होगा, तो 0, A होगा। और ये पॉइंट जो है F जो है वह एक्स जेड प्लेन का है, तो A, 0, ये है। तो ये जो P है, P का जो कोऑर्डिनेट होगा A, A, P केवल स्पेस में है। तो अब देख लीजिए कितने पॉइंट्स होते हैं। 3 ठो पॉइंट जो होते हैं वो एक्सिस पे होते हैं और 3 ठो पॉइंट जो होते हैं वो प्लेन में होते हैं, समतल में होंगे। 3 ठो पॉइंट अक्षों पे होंगे,
एक्सिस पे 3 ठो पॉइंट प्लेन में होंगे, ये प्लेन में होंगे, और एक पॉइंट स्पेस में होगा और एक ठो ओरिजिन है। तो ये तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब इसके 4 ठो डायगोनल्स कौन कौन होते हैं वो जान लिया जाए कि 4 डायगोनल्स कौन कौन होते हैं और उनके डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलते हैं। इसके पहले हम जान लें कि डायरेक्शन कोसाइन, अगर कोई 2 पॉइंट है, एक तो ए है और दूसरा पॉइंट बी है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है, तो डायरेक्शन रेशियो जो होगा, ए जो होगा वो x2 माइनस x1 होगा, बी जो होगा वो y2 माइनस y1 होगा और सी जो होगा z2 माइनस z1 होगा। ये तो अगर हम किसी लाइन सेगमेंट के रेखाखंड के दोनों एंड पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट मालूम हैं तो हम वेक्टर ए बी या लाइन ए बी की डायरेक्शन रेशियो हमने लिख दिया। अब इस डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना है तो एल हो जाएगा x2 माइनस x1 अपान अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये l निकला। इसी तरह हम m निकालना होगा, तो जब m निकालना होगा तो x2 माइनस x1 की जगह पे हम y2 माइनस y1 रिप्लेस कर देंगे, और जब n निकालना होगा तो यहाँ पे हम z2 माइनस z1 रिप्लेस कर देंगे। तो ये किसी लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। तो 4 ठो इसमें। अब आते हैं हम क्यूब में कि क्यूब में 4 डायगोनल कौन कौन होते हैं। तो याद करा दूं, पहला डायगोनल ओरिजिन से शुरू होता है और स्पेस का जो पॉइंट होता है वह ओ होता है। ये पहला डायगोनल हुआ ओपी, जो ओरिजिन से शुरू हुआ और गया कहाँ तक, स्पेस के पॉइंट से। अब दूसरा डायगोनल देख लीजिएगा। दूसरा जो डायगोनल होता है वो एक्स एक्सिस से शुरू होता है, और जब एक्स एक्सिस से शुरू होगा तो ये वाई जेड का जो पॉइंट होगा, वाई जेड प्लेन का जो पॉइंट होगा वहाँ तक जाएगा। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट ए है और वाई जेड का जो प्लेन का पॉइंट है, जो वाई जेड समतल का पॉइंट है ई है, तो दूसरा जो होगा वो ए ही हो जाएगा। अब तीसरा जो है डायगोनल कहाँ से शुरू होगा, देखिए ओरिजिन से शुरू हो गया, फिर एक्स एक्सिस से शुरू हो गया, फिर वाई एक्सिस से शुरू होगा। तो जब वाई एक्सिस से शुरू होगा तो वो जो एक्स जेड प्लेन का पॉइंट होगा वहाँ तक जाएगा, तो ये बी हो जाएगा। और एक्स जेड प्लेन का कौन सा पॉइंट है, एफ है, तो ये बी एफ हो जाएगा। इसके बाद जो फोर्थ डायगोनल है वो जेड एक्सिस का जो पॉइंट होगा वहाँ से शुरू होगा, तो जेड एक्सिस का पॉइंट सी से शुरू है और जाएगा कहाँ तक, जो एक्स वाई प्लेन का पॉइंट होगा, एक्स वाई प्लेन का पॉइंट डी है, तो यह सी डी हो गया। ये 4 ठो डायगोनल्स हुए। किसी भी क्यूब में 4 जो डायगोनल्स होते हैं हमने लिख के दिखा दिया। इस चीज़ को ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लड़के डायगोनल्स को क्लियर कर नहीं पाते हैं, तो हम इसी को बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि पहला जो डायगोनल होता है ओरिजिन से स्पेस तक का होता है, ओरिजिन से स्पेस तक का होता है। दूसरा जो डायगोनल्स होता है वो एक्स एक्सिस से जाता है और वाई जेड प्लेन का जो पॉइंट होता है वहाँ तक होता है। तीसरा डायगोनल जो होता है वाई एक्सिस से शुरू होता है, एक्स जेड प्लेन का जो पॉइंट होता है वहाँ तक जाता है। अब फोर्थ डायगोनल जो होगा वह जेड एक्सिस से शुरू होता है और एक्स वाई प्लेन का जो पॉइंट है वहाँ तक जाता है। तो अब ये 4 ठो डायगोनल्स तो हो गए। अब इन डायगोनल्स की डायरेक्शन कोसाइन क्या है, इनके डायरेक्शन कोसाइन को हमें बताना है कि इनकी डायरेक्शन कोसाइन क्या है। तो अगर हम इनको वेक्टर फॉर्म में लिख लें तो वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे और उसको यूनिट वेक्टर बना लेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। तो जैसे वेक्टर ओपी लिखना होगा, वेक्टर ओपी लिखना होगा तो ओपी लिखेंगे हम ए आई प्लस ए जे प्लस ए के, तो ओपी कैप जो हो जाएगा ए आई
प्लस ए जे प्लस ए के अपान ए रूट थ्री। तो ये हो जाएगा हमारा आई प्लस जे प्लस के अपान रूट थ्री। देखिए इसके माड से हमने माड ओपी जो है ए रूट थ्री होगा डिवाइड कर दिया। तो अब क्लियर हो गया कि ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम L बता देंगे 1/√3 हो जाएगा, M बता देंगे 1/√3 हो जाएगा और N इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। तो 1/√3 कामा 1/√3 ये जो क्यूब का जो वो डायगोनल्स है जो कि ओरिजिन से शुरू होता है और स्पेस तक जाता है, उसकी डायरेक्शन कोसाइन हमने लिख दिया। अब दूसरा जो है ए है, तो पहले हम वेक्टर ए तो लिखें। वेक्टर ए लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ए कैसे लिखा जाएगा, ई में से ए को माइनस करेंगे, ई में से तो यह जीरो में से माइनस करेंगे तो माइनस ए आई प्लस ए जे प्लस ए के। देखिए वेक्टर ए को लिखने के लिए ई के कोऑर्डिनेट में से ए का कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, तो यहाँ इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जीरो में से ए माइनस करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा। और ए कैप जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, माइनस, हमने ए कामन ले लिया है, यहाँ ए कामन ले तो माइनस आई प्लस जे प्लस के अपान इसके माड से डिवाइड कर देंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -1/√3 कामा 1/√3 कामा 1/√3। तो ये किसकी डायरेक्शन कोसाइन हुई, ये डायरेक्शन कोसाइन हुई जो दूसरा डायगोनल्स ए है उसका डायरेक्शन कोसाइन हमने लिख दिया। ये चारों जो हैं डायरेक्शन कोसाइन बड़ा सिस्टमेटिक आता है, याद हो जाता है, एक बार आप निकाल लोगे तो याद हो जाएगा। देखिए हम चारों का, जिसमें दो का निकाल दिए बाकी दो का दिखा दे रहे हैं तो याद हो जाएगा, क्लियर कट। अब हम वेक्टर बी एफ जानना चाहते हैं। बी एफ कैसे निकालेंगे वेक्टर, एफ के कोऑर्डिनेट में से बी का कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। तो एफ का कोऑर्डिनेट कहाँ है, ए 0 ए, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 0 कामा ए कामा, ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा ए में से यह ए आई हो जाएगा माइनस ए जे हो जाएगा प्लस ए के हो जाएगा, ए कामन ले लिया जा, आई माइनस जे प्लस के। अब इसको हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ए आई माइनस जे प्लस के अपान ए रूट थ्री, ए से ए कैंसिल हो गया, एल इक्वल टू 1/√3, एम इक्वल टू -1/√3 और एन इक्वल टू 1/√3। इसका मतलब ये 1/√3 माइनस 1/√3 और 1/√3, ये किसका डायरेक्शन कोसाइन हो गया, ये थर्ड जो है हमारा। और अब सी डी, वेक्टर सी डी लिखा जाए तो वेक्टर सी डी लिखेंगे तो ए आई प्लस ए जे माइनस ए के, और इसको आप यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसके माड से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 1/√3 और कामा -1/√3। तो ये फोर्थ डायगोनल्स का होता है। देखिए सिस्टमेटिक कितना है, कैसे लड़के इसको याद करते हैं। जो डायगोनल्स ओरिजिन से चलता है इसमें 1/√3 तो करीब करीब सबका है, केवल साइन हमें थोड़ा सा दिमाग में बैठाना है। ये तीनों पॉजिटिव होते हैं, 1/√3 1/√3 1/√3। लेकिन जो डायगोनल्स एक्स एक्सिस से शुरू होता है उसमें पहला एल ही निगेटिव है। दूसरा देखिए जो डायगोनल्स वाई एक्सिस से शुरू होता है उसमें सेकेंड एम निगेटिव है, और जो डायगोनल्स जेड एक्सिस से शुरू होता है उसमें एन निगेटिव है। तो क्वेश्चंस कंपटीशन में आते हैं तो एक बार हम फाइनल इधर लिख दें 1/√3 1/√3 1/√3, ये पहला डायगोनल्स हुआ। दूसरे डायगोनल्स का -1/√3 1/√3 कामा 1/√3। तीसरे का होगा हमारा 1/√3 कामा -1/√3 कामा 1/√3, और फोर्थ डायगोनल्स का होगा 1/√3 1/√3 कामा -1/√3। ये चार ठो जो डायगोनल्स होते हैं किसी क्यूब के, उन डायगोनल्स के डायरेक्शन कोसाइन है।
तो डायरेक्शन कोसाइन, इस पर क्वेश्चंस आता है, आगे हम कराएंगे कैसे क्वेश्चंस होता है, इसी वीडियो में होगा या अगले वीडियो में होगा। चलते हैं आगे वीडियो देखते हैं। तो हेलो गाइज, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला, अगर कोई पॉइंट ए है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट बी है x2 y2 और z2, तो ए बी डिस्टेंस ए बी वही 2 डायमेंशन में जैसे निकाला जाता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको निकाल लेंगे। अब आगे का जो है टॉपिक है सेक्शन फार्मूला, कि अब कोई पॉइंट एक P है, दूसरा पॉइंट Q है, P का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है। कोई पॉइंट R जो है इसको इंटरनल m/n में डिवाइड करता है, इंटरनल m/n में डिवाइड करता है। तो इस R का ये कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम, तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, y कोऑर्डिनेट है होगा my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n, और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा mz2 प्लस nz1 अपान m प्लस n हो गया। इस फार्मूला से हम x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, इस फार्मूला से y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और इस फार्मूला से z कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। लेकिन ये रहे ध्यान में कि ये जो r है वो इंटरनल डिवाइड कर रहा हो, इसको अंदर से विभाजित कर रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन पे नहीं। अब इसी पे अगर मान लीजिए कि दूसरा एक क्वेश्चन है कि पॉइंट जो है हमारा पी क्यू को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, एक पी है क्यू है, आर जो है ये बाहर का पॉइंट है हमारा, ये x1 है y1 है z1 है, x2 है y2 है z2 है, और m/n में डिवाइड कर रहा है, लेकिन इंटरनली डिवाइड नहीं कर रहा, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए आसान तरीका बता दे रहा हूँ। इन्हीं फार्मूलों में जहाँ जहाँ n है, n को माइनस n से रिप्लेस कर देंगे, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा mx2 माइनस nx1 अपान m माइनस n। देखिए यहाँ n है, यहाँ n है, दोनों n को हमने माइनस से रिप्लेस कर दिया। अब y बराबर क्या हो जाएगा, my2 माइनस ny1 अपान m माइनस n हो जाएगा, और z क्या हो जाएगा, mz2 माइनस nz1 अपान m माइनस n। तो ये इंटरनल डिवीजन का फार्मूला होता है और ये एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला होता है। एक्सटर्नल डिवीजन का जो पॉइंट होता है उसके बाहर होता है, और इंटरनल डिवीजन का जो पॉइंट होता है इसके अंदर होता है। तो डायरेक्शन रेशियो के बारे में जान गए, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में जान गए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बारे में जान गए, सेक्शन फार्मूला के बारे में आप जान गए कि सेक्शन फार्मूला होता क्या, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। अब कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि डायरेक्शन कोसाइन पे होते हैं, इससे कितने तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस को गाइज हम यहाँ डील कर रहे हैं इस वीडियो में। जैसे अगर कोई वेक्टर x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है, y एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो z एक्सिस से वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है, y एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो z एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये कैसे हम निकालेंगे।
तो हमें एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल मालूम है, वाई एक्सिस के से बना हुआ एंगल मालूम है, तो L इक्वल टू हो जाएगा हमारा cos 45, तो L की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। L इक्वल टू M इक्वल टू हो जाएगा cos 45, तो M की वैल्यू होगी 1/√2 हो जाएगा। और हम ये मान लें कि अगर वो जेड एक्सिस से गामा डिग्री का एंगल बना रही है तो N इक्वल टू हो जाएगा cos गामा हो जाएगा। तो सिंस एक इनमें रिलेशन होता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर का गामा इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 0 हो गया, तो cos गामा की वैल्यू 0 हो जाएगी। और cos में वैल्यू 0 कब होती है? जब गामा इक्वल टू क्या हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया। इट मीन्स कि वो वेक्टर जो है जो जेड एक्सिस से एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि अगर किसी वेक्टर द्वारा दो एक्सिस से बनाया गया कोण मालूम है, एंगल मालूम है, हम थर्ड एक्सिस से बना हुआ एंगल जानना चाहते हैं तो निकाल लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर कोई एंगल एक्स एक्सिस से 60 ये डिग्री, वाई एक्सिस से 45 डिग्री और जेड एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रही है, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है कि कोई ये वेक्टर एक्स एक्सिस से 60 डिग्री, वाई एक्सिस से 45 डिग्री और जेड एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रही है? तो ये पॉसिबल है कि नहीं है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे L इक्वल टू हो जाएगा हमारा cos 60, और cos 60 की वैल्यू आप सभी लोग जानते हो, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। M की वैल्यू cos 45, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 होगी, और N की वैल्यू cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी। तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू ये इसकी वैल्यू निकाला जाए। अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी तो पॉसिबल होगा, और नहीं आएगी तो नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, इसका स्क्वायर 1/4, इसका स्क्वायर 1/2, इसका स्क्वायर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। इट मीन्स ये जो वेक्टर हमने बोला है कि एक्स एक्सिस से 60 डिग्री, वाई एक्सिस से 45 डिग्री और जेड एक्सिस से 60 डिग्री, क्या ये वैल्यूज मतलब ये जो हमने डेटा बोला है ये पॉसिबल है कि नहीं है? इनका जो सम 1 के बराबर है, इट मीन्स कि ये सही है। अगर ये 1 नहीं रहता, 1 से कम रहता या 1 से ज़्यादा रहता, तब ये चीज़ नहीं ऐसा होता। तो दो टाइप के क्वेश्चंस फिलहाल बन सकते हैं कि दो एंगल मालूम है तो तीसरे एक्सिस से एंगल बताया जा सकता है, और तीनों एंगल से एक्सिस दिया गया है तो उसको वेरीफाइड किया जा सकता है क्या ये चीज़ दिया गया है कि नहीं दिया गया, जो दिया गया वो सही दिया गया है कि गलत दिया गया। अब चलिए आगे का एक क्वेश्चन देखा जाए। 3D को बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ा जाता है। एक क्वेश्चन ये है कि कोई वेक्टर क्यूब के 4 जो डायगोनल्स हैं उनसे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा एंगल बनाता है। कोई वेक्टर क्यूब के 4 जो डायगोनल्स होते हैं उन डायगोनल से अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा एंगल्स बनाता है, तो इस पे हमें बताना है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। कोई वेक्टर ऐसा है जो क्यूब के चारों जो डायगोनल्स होते हैं उनसे अल्फा, बीटा, गामा
और डेल्टा एंगल बनाता है तो हमें कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा प्लस कास स्क्वायर डेल्टा की वैल्यू बतानी है। चलते हैं हम इस क्वेश्चन पे। और ये दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर दो लाइंस हैं, इनकी डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 और N1 L2 M2 N2 हैं, तो इनके बीच के जो एंगल है उसका फार्मूला क्या है। तीसरी क्वेश्चन समझ लीजिए या टॉपिक कि अगर उन लाइंस के डायरेक्शन रेशियो मालूम है A1 B1 C1 A2 B2 और C2, तो इनके बीच का एंगल कैसे निकलेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, तो पहले इन्हीं को हम सॉल्व कर देते हैं कि एक लाइन L1 है जिसकी डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है, और दूसरी लाइन L2 है जिसकी डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 और N2 है। तो इनके बीच का अगर एंगल थीटा है तो कास थीटा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इस फार्मूला से इनके बीच का एंगल हम निकाल लेंगे यदि उन लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन मालूम है। अब अगर उनके डायरेक्शन रेशियो मालूम है तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, तो कास थीटा हो जाएगा हमारा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इस फार्मूला से भी हम दो लाइंस के बीच का एंगल निकाल पाएंगे जबकि उनके डायरेक्शन रेशियो मालूम है, और इस फार्मूला से हम दो लाइंस के बीच का डायरेक्शन कोसाइन अगर मालूम है तो एंगल निकाल लेंगे। इसी में छोटी छोटी कार्लरी होती है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है, दो लाइन पैरेलल्स हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन है। तो क्लियर कट है कि अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो ये थीटा 90 डिग्री होगा, तो कास थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तब कंडीशन निकल के आएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलर के लिए होगा, और यहाँ भी हो जाएगा हमारा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर पैरेलल हैं तो थीटा की जगह 0 रख देंगे। तो ये तो दो छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं जब एंगल निकालना होता है लाइंस के बीच का। तो अब हमारे इस क्वेश्चन पे चलते हैं। उस क्वेश्चन पे इन दोनों की ज़रूरत पड़ती, इसीलिए हमने पहले इसको बता दिया कि दो लाइंस के बीच में कैसे एंगल निकाला जाता है यदि उनकी डायरेक्शन कोसाइन मालूम हो या उनके डायरेक्शन रेशियो मालूम है। तो अब ये है, इस पे चला जाए। हमारे जो मूल क्वेश्चन है उस पे कि कोई वेक्टर किसी क्यूब के चारों डायगोनल से अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बनाता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। हमने मान लिया कि जो वेक्टर, मान लीजिए हमने मान लिया वेक्टर ए बी है। अब ए बी है तो इसको हम, इसकी डायरेक्शन कोसाइन जो है वो L है, M है और N है। ये हमने कंसीडर कर लिया, एज्यूम कर लिया, मान लिया कि जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कोसाइन L, M और N है, और जो चार ठो डायगोनल होते हैं उनकी डायरेक्शन कोसाइन जो है आप जान ही रहे हैं, पहला ये होता है, दूसरा -1/√3 1/√3 1/√3 और थर्ड होगा 1/√3 -1/√3 1/√3 और फोर्थ होता है 1/√3 1/√3 -1/√3। ये पहला डायगोनल्स की डायरेक्शन कोसाइन होती है, ये दूसरा डायगोनल्स है, ये थर्ड डायगोनल्स की डायरेक्शन कोसाइन है, ये फोर्थ डायगोनल्स की डायरेक्शन कोसाइन है। और क्वेश्चन में क्या है कि पहले डायगोनल से कितना एंगल बनाती है, वो अल्फा बनाती है। तो उस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन L, M और N है, तो कास अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा इसी में L का यहाँ M का यहाँ N का, तो L/√3 प्लस M/√3
प्लस n अपान रूट 3, ये L कास अल्फा की वैल्यू हो गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। कास बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब कास बीटा की वैल्यू देखिए निकाला जाए यहाँ से, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जाए, माइनस L अपान रूट 3 प्लस m अपान रूट 3 प्लस n अपान रूट 3, ये इक्वेशन नंबर 2 है। कास गामा क्या हो जाएगा? L अपान रूट 3 माइनस m अपान रूट 3 प्लस n अपान रूट 3, ये कास गामा की वैल्यू हो गई। और कास डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी? L अपान रूट 3 प्लस m अपान रूट 3 माइनस n अपान रूट 3, ये फोर्थ हो गया। अब हम 1 का, 2 का और 3 का और 4 का सबका स्क्वायर करके सम करें, सबका स्क्वायर करके सम करें, तो ये हो जाएगा हमारा कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा प्लस कास स्क्वायर डेल्टा। जब इसका स्क्वायर करेंगे, 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 अब इसमें जहाँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आएगा वहाँ 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू सब आ जाती है 3/2 आ जाती है। आप चाहें तो बहुत आसान है, इसका जैसे 1 का स्क्वायर करके दिखा दे रहा हूँ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल। तो जो मल्टीप्लिकेशन का डबल जो होता है वो सब कैंसिल हो जाते हैं, कुछ में किसी में वो पॉजिटिव आता है, किसी में निगेटिव आता है। बहुत आसान है, केवल आप स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर अलग से करें, 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 सबको ऐड करेंगे तो जो इनके मल्टीप्लिकेशन का डबल है वो सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, केवल एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर के टर्म बचेंगे। हर जगह एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आएगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एनडीए में, जेईई मेन में अगर आप पेपर उठा के गाइड देखोगे पिछले सालों का तो बहुत रिपीट किया है। तो एक ये क्वेश्चन रहा। अब जो अगली टॉपिक आएगी हमारी, जो जिसमें इक्वेशन ऑफ लाइंस, अब हम लाइंस का इक्वेशन कैसे बताएंगे, प्लेन का इक्वेशन कैसे बताएंगे, वो अगली वीडियो होगी। थैंक यू गाइज।